नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर खारिज हुई छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका। हाईकोर्ट ने 219 दिनों के विलंब को किया नामंजूर। कोर्ट ने कहा, कानून सभी के लिए समान, तय की जाए अफसरों की जवाबदेही। बिलासपुर नगरीय निकाय उपचुनाव को लेकर गरमाया माहौल। कांग्रेस ने वार्ड 29 जीतने के लिए झोंक दी पूरी ताकत। प्रदेश महासचिव शिल्पी ने संभाला मोर्चा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। 15 दिनों के भीतर नियमित कर्मचारी के वेतन के आधार पर वेतन भुगतान का आदेश। कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है मामला। और रिश्वतखोर एएसआई को एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। कड़ी कार्रवाई से बचाने के नाम पर मांगी थी 40,000 की घूस। 20,000 कर चुका था वसूल। दूसरी किस्त से पहले हुई शिकायत पर की गई कार्रवाई। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रजनी दुबे की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा 219 दिनों के विलंब से दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। मामला अंबिकापुर के किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपियों को बरी किए जाने से जुड़ा था, जिसके विरुद्ध सरकार ने अपील की थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि एक बहुस्तरीय संस्था होने के नाते प्रशासनिक प्रक्रियाओं और फाइलों की आवाजाही में समय लगने के कारण ये देरी हुई। हालांकि अदालत ने इस दलील को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि कानून की समय सीमा सरकार और आम नागरिक दोनों पर समान रूप से लागू होती है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, केवल प्रशासनिक स्वीकृतियों का हवाला देकर देरी को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का संदर्भ देते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कानूनी मामलों में अधिक तत्परता और जवाबदेही दिखानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कानूनी मामलों की मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करें और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करें। पर्याप्त और ठोस कारण न होने के आधार पर कोर्ट ने देरी माफी आवेदन के साथ ही राज्य की पुनरीक्षण याचिका को भी निरस्त कर दिया। बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बजरंग नगर निवासी सरस्वती देवी के खाते से जालसाजों ने करीब 70,000 रुपए उड़ा लिए। ठग ने खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर महिला के बेटे को फोन किया और नया मीटर लगाने के लिए महज 13 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का झांसा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने झांसे में लेकर एटीएम कार्ड के अंतिम 4 अंक पूछ लिए और फिर बड़ी ही चालाकी से 2 किश्तों में कुल 69,978 रुपए खाते से पार कर दिए। आश्चर्यजनक रूप से ट्रांजैक्शन के दौरान पीड़िता को कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, जिससे उन्हें ठगी का एहसास नहीं हुआ। घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला 8 मई को बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पहुंची और खाते में जमा राशि गायब देख उनके होश उड़ गए। पीड़िता की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें महिला से उसका जो बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर पूछताछ में बहलाकर उसके एटीएम के लास्ट 4 डिजिट पूछा गया है और उसमें 70,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से उसने खाली कर दिए हैं। उपरोक्त मामले में धोखाधड़ी का एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर बिलासपुर के प्रतिष्ठित और संभाग के सबसे बड़े सिम्स अस्पताल से भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मरीज के परिजन से एक्सरे और दवा के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश की गई। कश्यप कॉलोनी निवासी अमर कश्यप ने आरोप लगाया है कि एक्सरे विभाग के एक कर्मचारी ने उनके भाई के इलाज के एवज में 600 रुपए की मांग की और पैसे न देने पर उन्हें लंबी तारीख थमा दी। इस मामले की गूंज अब अस्पताल प्रबंधन तक पहुंच चुकी है। अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अस्पताल के भीतर मरीजों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित करने और दोषियों के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब अमर कश्यप अपने भाई अमन का एक्सरे कराने अस्पताल पहुंचे थे। पीड़ित का आरोप है कि एक्सरे विभाग में तैनात अमित नामक कर्मचारी ने उनसे ये कहते हुए 600 रुपए मांगे कि अस्पताल में जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पैसे देने पर वे तुरंत
एक्सरे और दवा का इंतजाम कर देगा। जब अमर ने रिश्वत देने से साफ इनकार कर दिया तो कर्मचारी ने उन्हें 13 तारीख की अगली डेट दे दी और दवाएं बाहर से खुद खरीद कर लाने को कहा। इस दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार से परेशान होकर अमर ने तत्काल अस्पताल की सुपरिटेंडेंट गरिमा और अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह को लिखित शिकायत सौंपी। पीड़ित का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इस तरह की खुली वसूली गरीब मरीजों के हक पर डाका डालने जैसा है और वे इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। मेरा नाम अमर कश्यप है और मैं कश्यप कॉलोनी बिलासपुर का निवासी हूँ। मैं अपने भाई अमन कश्यप के एक्सरे के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं बिना एक्सरे करे मेरे को बोला जा रहा है कि ये दवा यहाँ नहीं मिलता है और अगर आप 600 रुपये दोगे तो हम यहीं से लगा देंगे दवा और एक्सरे भी कर देंगे। और मैं 600 रुपये नहीं दिया उनको, तो मेरे को 13 तारीख का डेट दिया गया है कि आप 13 तारीख को आइए और ये दवा ले करके आइए खाली पेट, और 600 दोगे तो अभी हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। एक्सरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता होगा, 13 नंबर रूम में बैठे थे वो भैया, शायद तक अमित नाम है उनका, मैं ढंग से नाम नहीं जानता, लेकिन दूसरे के जरिए जो पता चला अमित नाम है उनका, चेहरे से पहचानता हूँ, वो मेरे को ऐसा जवाब दिए हैं। तो आपने शिकायत की है? मैं ऊपर सुपरिटेंडेंट के पास गया था, गरिमा मैम के पास गया था और लखन सर से भी इनकी शिकायत किया हूँ। तो मैं लिखित में शिकायत किया हूँ सर को, अब देखता हूँ कि आगे क्या कार्रवाई होता है। सबसे पहली बात तो शासकीय अस्पताल सुविधाओं को देखते हुए बनाया गया है सरकार के द्वारा। तो जब इतने सारे पेमेंट मिल रहे हैं इन लोगों को, पिछले बार भी एक मामला हुआ था जिसमें हम लोग ये बात रखे थे कि उगाही कम से कम इस जगह में तो ना करें। उगाही हर तरफ होता है, पूरा देश में होता है, विदेश में होता है, सब तरफ अपन मान रहे हैं कि उगाही होता है। अरे भैया, यहाँ पे बीमार व्यक्ति और बीमार परिजन के उनके साथ में करना ये उचित नहीं है। अगर आप लोग का पेट बढ़ गया है तो आप बताइए भैया हमको, आपके जगह में बहुत सारे लोग को भर्ती करने के लिए यहाँ पे शासन से हम लोग बात कर लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ये चाहेगा कि कम से कम आप लोग जैसे आदमी लोग को साइड करें, क्योंकि आप लोग के जैसे आदमी लोग की आवश्यकता नहीं है भैया। यहाँ किसी भी परिजन को 200, 500, 1000 रुपये के ले करके किसी को बरगलाना ये उचित नहीं है। तो हम ये चाहते हैं भैया उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और वैसे आदमी लोग को दंडनीय करने के तौर पे उनको FIR करा के उनको जेल भी भेजना चाहिए, ताकि उनको पता तो चले। जैसे ACB कहीं पे भी करता है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो, तो भाई इनके ऊपर भी होना चाहिए। छोटे छोटे पेमेंट ले रहे हैं छोटे छोटे परिजन लोग के हिसाब से, तो ये कब तक का, ये तो हमारा जागरूक कार्यकर्ता था तो हमको पता चल पाया। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बीमार परिजन हैं, बीमार वाले आदमी हैं, उन लोग के साथ में क्या क्या घटना घट रही है इसको तो हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। ये तो हमारे पास सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे थे। परिजनों के द्वारा मेरे पास शिकायत करने आए थे, मैंने उनको लिखित में देने के लिए बोला है और पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोला है। और निश्चित तौर पर हम इस तरह की कोई भी कर्मचारी, हमने सब जगह डिस्प्ले भी लगा के रखा है कि किसी भी कर्मचारी किसी के द्वारा भी यहाँ यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की डिमांड किया जाता है इलाज के बदले चाहे जांच के बदले, उस पर तत्काल मैं अपना खुद नंबर दिया के रखा है कि आप तत्काल हमें सूचित करें या मेरे जो सबऑर्डिनेट मेरे ऑफिस में सूचित करें, ताकि हम उस पर कार्यवाही कर सकें। और निश्चित तौर पे इसमें लिखित में होता है, उसमें जांच कमेटी बैठाएंगे और इसका पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, पूर्व भी इसके कार्य कैसे हैं। विभागाध्यक्ष से भी मेरे जैसी जानकारी में मैंने विभागाध्यक्ष से भी बात किया, तो वो भी इसमें बोले कि बिल्कुल यदि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर कोई भी कर्मचारी हो, यदि इस तरह से जो बाहर के मरीज आ रहे हैं या कोई भी मरीज आ रहे हैं या कोई भी चाहे भर्ती है या फिर OPD भी है, बिना उसके यदि किसी तरह का डिमांड किया जाता है हमारे कर्मचारियों को, उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलते ही सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित कर्मचारी की पहचान की जा रही है और उसके पुराने रिकॉर्ड की भी बारीकी से समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने कड़े शब्दों में हिदायत दी है कि अस्पताल परिसर में इलाज या जांच के बदले किसी भी प्रकार का लेन देन पूर्णतः प्रतिबंधित है और इस संबंध में सूचनाएं भी चस्पा की गई हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अधीक्षक ने स्वयं का और अन्य अधिकारियों का नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है, ताकि कोई भी मरीज सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर के सीपत चौक स्थित अमृत तुल्य शॉप के पास पिछले 3 दिनों से एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची लावारिस हालत में बैठी पाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर समाज सेविका अरुणिमा मिश्रा मौके पर पहुंची और बच्ची से प्यार से पूछताछ की। शुरुआत में हिचकिचाने के बाद बच्ची ने बताया कि 1 साल पहले उसकी मां घर छोड़कर चली गई थी और उसका पिता अत्यधिक शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। पिता और भाई की हिंसा से तंग आकर वह घर से भाग गई थी। श्रीमती मिश्रा ने बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद 3 दिनों तक किसी का ध्यान इस मासूम पर नहीं गया। उन्होंने प्रशासन से ऐसी बेसहारा बच्चियों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है ताकि मातृ दिवस जैसे अवसरों पर समाज में कोई भी बच्ची खुद को असुरक्षित महसूस ना कर सके। अभी हम मौजूद हैं महामाया चौक के पास, जहां पर 3 दिन से एक नाबालिग बच्ची जो यहाँ पे रह रही है, उसको लेकर अरुणिमा मिश्रा जो समाज सेविका है वो आज मदद करने पहुंची थी। जहां तक हमें जानकारी मिली है, उस नाबालिग बच्ची को एक बाइक सवार युवक यहाँ छोड़कर चला गया था। जैसे अरुणिमा मिश्रा को यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे उसके साथ कुछ गलत कृत्य करने की संभावना हो सकती, वो यहाँ पे पहुँची और तत्काल उसको घर छोड़ने पहुँची थी। अरुणिमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करें। क्या कुछ लग रहा है मैम, अभी जो बच्ची को आप छोड़ने गए थे, क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे थोड़ा? बच्ची मेरे को जानकारी मिली भैया कि सीपत चौक में ये अमृत तुल्य एक शॉप है, वहाँ पर आकर के डेली वो लड़की मतलब 3 दिन से कंटिन्यू आकर के बैठ रही थी। तो एक तो नाबालिग है, वो 9 साल की बच्ची है। 9 साल की बच्ची अगर वो 3 दिन से आकर बैठ रही है तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और हम समाज सेवी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें। तो मैं तत्काल यहाँ पहुँची और बच्ची से सब हाल चाल ली कि क्या कैसा है, उसका सब मामला पूछी। तो पहले तो बच्ची आनाकानी कर रही थी कि ठीक से मतलब कुछ आंसर नहीं दे पा रही थी। फिर प्यार से समझा बुझा करके उससे पूछी तो बताई कि मेरी माँ है, वो भाग गई है 1 साल पहले, और मेरे पिताजी हैं जो बहुत दारू पीते हैं और दारू पी करके मुझे मारते हैं, और मेरा एक भाई है वो भी मुझे मारता है, इसलिए मैं घर छोड़ करके चली आई हूँ। पिछले 3 दिनों से वो बच्ची यहाँ पे आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी माँ जो है 1 साल पहले घर छोड़कर चली गई है। साथ ही साथ जो पिता है बेहद शराबी है। अब बच्ची डरी हुई भी है, सहमी हुई भी है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर ये नहीं आती तो उसके साथ क्या हो सकता है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे। और क्या कुछ कहना है ऐसे बच्चे जो यहाँ पे छूट जाते हैं, यहाँ पे जिनको छोड़ दिए जाते हैं, जिनके साथ गलत कृत्य करने की सोचते हैं लोग, उनको लेकर आप क्या चेतावनी देंगे या क्या समझाएंगे? और जो पुलिस प्रशासन उससे आप क्या बात करेंगे? हाँ, पुलिस प्रशासन के लिए भी तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए कुछ अच्छी सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए ताकि इस तरह की लड़कियों के लिए एक घर मिल सके, उनको अपनापन मिल सके। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने पहले भी इसके लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी, जो हमारी ये गुहार पूरी नहीं मानी गई। तो सबसे बड़ी बात आज को बताना चाहूँगा, आज मातृ दिवस है और एक जो बच्चियाँ होती है उन्हीं के बदौलत पूरी संसार चलती है। आपको बताना चाहूँगा, आप सभी प्रदेशवासियों को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज जो घटना हो रही है, 3 दिनों से एक नाबालिग बच्ची यहाँ पे चौक में जो आके खड़ी हो रही है, उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता है? प्रशासन क्या ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेगी? पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है, लगातार जो जहाँ पे पेट्रोलिंग की बातें करती है, क्या ऐसे बच्चियों को उनको दिखाई नहीं, जबकि यहाँ पे दिन रात पुलिस यहाँ पे खड़ी और मौजूद होती है, लेकिन क्या वो बच्ची उनको दिखाई नहीं दे रही है? ऐसे समाज सेविका जो यहाँ पे मौजूद है, अगर ऐसे लोग उनकी रक्षा न करेंगे तो शायद क्या कुछ हो सकता है, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स
इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के संजय गांधी नगर वार्ड क्रमांक 29 में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए 11 सदस्यीय प्रत्याशी चयन समिति का गठन किया है। इस समिति में शहर के दिग्गज और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है, जो वार्ड के जमीनी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए योग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि वे इस चुनाव को पूरी गंभीरता से और एकजुटता के साथ लड़ेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रत्याशी चयन समिति में बिलासपुर की राजनीति में पिछले 2 दशकों से सक्रिय रहने वाले दिग्गजों को जगह दी गई है, जिनमें पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष जैसे अनुभवी नाम शामिल हैं। यह समिति वार्ड के निवासियों और स्थानीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श यानी राय शुमारी करेगी, ताकि जनता की पसंद का उम्मीदवार सामने लाया जा सके। बैठक के दौरान ये तय किया गया कि समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। पार्टी के नेताओं का मानना है कि इन अनुभवी चेहरों के मार्गदर्शन में वार्ड की जनता का विश्वास जीतना आसान होगा और कांग्रेस इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में उपचुनाव होना है और उस चुनाव के मद्देनजर तैयारियों के लिए हम लोगों ने सबसे पहले प्रत्याशी चयन समिति 11 लोगों की गठित की है, जिसमें पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष और बहुत सारे समिति के सदस्य 11 सदस्य जो हैं, जिन्होंने 15-20 साल में बिलासपुर जिला शहर की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये सारे लोग राय शुमारी करके, वार्ड के लोगों से बात करके, सभी लोगों से बात करके जो भी निष्कर्ष में आएंगे और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सारी रिपोर्ट दी जाएगी और जिसका भी प्रत्याशी का चयन होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपना तन मन धन से चुनाव लड़ेगी और हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। देखिए, ब्लॉक बिलासपुर शहर कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक 2 के अंतर्गत होने वाले उपचुनाव जो वार्ड नंबर 29 में होने वाला है, उसको लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर हुई है। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं सुधांशु मिश्रा जी, उन्होंने एक प्रत्याशी चयन के लिए कमेटी बनाई हुई है। तो कमेटी के सभी मेंबर अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर, हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैं भी ब्लॉक 2 में प्रभारी हूँ, तो मुझे भी बुलाया गया है यहाँ पर और हम लोग प्रत्याशी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन बेहतर हो सकता है। आज वही चर्चा यहाँ पर हो रही है। उसके बाद हम लोग जो प्लानिंग करेंगे, जो रणनीति तैयार करेंगे, उसको लेकर आगे क्रियान्वयन करेंगे। तो अभी हमारी बैठक चल ही रही है। वार्ड नंबर 29 में नगर निगम चुनाव का उपचुनाव है धारवाड़ क्षेत्र में। इसमें अध्यक्ष जी सुधांशु मिश्रा जी के द्वारा 10-11 लोगों की कमेटी, जिसमें पूर्व महापौर, पूर्व जो यहाँ के विधायक रहे हैं, शहर अध्यक्ष रहे हैं, उनकी कमेटी तैयार की गई है। उसमें सभी लोगों से विचार विमर्श किया गया है और ये तय किया गया है कि नीचे से जो ब्लॉक कमेटी है, वार्ड का जो जोन का बूथ का, वहाँ से नाम को लाया जाए और वहाँ पर जो तय हो निचले स्तर पे उस नाम पे विचार किया जाए। और ऐसे में निश्चित ही जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। दूसरी ओर महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में गठित विशेष कमेटी की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें संभावित प्रत्याशियों की योग्यताओं और वार्ड की मूलभूत समस्याओं पर गहन मंथन किया गया। शिल्पी तिवारी ने बताया कि कांग्रेस की रणनीति न केवल एक मजबूत प्रत्याशी चुनने की है, बल्कि वार्ड के हर बूथ तक पहुंचकर संगठन को सशक्त बनाने की भी है। चुनाव प्रचार और धरातल पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे प्रतिद्वंदी दलों को कड़ी चुनौती दी जा सके। जन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिरू दुबे की रिपोर्ट। सीपत से बलौदा स्थित लीलागर नदी तक लगभग 14 किलोमीटर लंबी सड़क की जर्जर हालत को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों और खराब स्थिति के कारण
लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे कई लोग घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ये मार्ग सीपत से मस्तूरी होते हुए जांजगीर चांपा और कोरबा सहित कई जिलों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां प्रतिदिन भारी वाहनों सहित हजारों लोगों का आवागमन होता है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण करीब 25 गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आगामी 16 मई 2026 को कुकरी लीलागर के पास सैकड़ों ग्रामीण चक्का जाम करेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महोदय से ये मांग करने आए हैं कि जो अभी प्रस्तावित रोड है सीपत से लेके बलौदा तक, अभी तक पिछला टेंडर हो चुका है और शासन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है कि काम जारी होगा करके, और आए दिन हम इस रोड को लेके इतना परेशान हैं। आम नागरिक लोग, बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसके वजह से अनगिनत दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों को अस्थमा तक की बीमारी हो रही है धूल की वजह से। तो ये जो है ये मांग हम लोग ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये रोड निर्माण जो है शुरू हुआ, और अगर नहीं होता तो उस स्थिति में हम 16 तारीख को ग्राम कुली में या और प्रस्तावित स्थल है उस जगह में जो है हम लोग जो है भारी वाहन का चक्का जाम करेंगे। तो हम लोग एक बार गुहार लगाने आए हैं कलेक्टर महोदय से कि इस विषय की गंभीरता को लेते हुए और जनमानस और जनहित को देखते हुए शासन प्रशासन जल्द रोड निर्माण कार्य को शुरू करें। नाम बताइए। यह हम लोग सीपत से कुली रोड जो मेन रोड है वो करीब साल भर से बहुत खराब की स्थिति में है, और ऐसी जबानी प्रशासन को अवगत कराए भी हैं, तो एक आध दो बार उसमें जेसीबी डलवाए भी हैं, लेकिन अभी हाल और उसका बुरा हाल हो गया है। और इसी नाम से हम लोग यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय से आकर ज्ञापन दिए हैं, और ज्ञापन देने के बाद ये दिए हैं कि 16 तारीख को हम लोग चक्का जाम करेंगे अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। भारी वाहन का विशेष रोकने के लिए हो चुका है यहाँ दुर्घटना आए दिन होता रहता है, 100-200 तो ऑलरेडी मर चुके हैं, और गिरने वाले की संख्या तो अनगिनती है। रोज गिरते हैं 10-20 आदमी, जिसमें बाल बच्चे को ज्यादा ठोकर लग रहा है। जिले के ग्राम कोरमी से जमीन संबंधी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव की निवासी संतन बाई सतनामी ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि उनकी गिरवी रखी गई भूमि को फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास किया गया। पीड़िता संतन बाई ने बताया कि उनके नाम पर मौजा ग्राम कोरमी में खसरा नंबर 247 रकबा 1.70 एकड़ भूमि दर्ज है। आर्थिक आवश्यकता के चलते उन्होंने गांव के ही ईश्वर धुरी से 2,35,000 रुपए लेकर जमीन गिरवी रखी थी। आरोप है कि इसी दौरान ईश्वर धुरी ने श्याम बर्मन के साथ मिलकर जमीन से जुड़े मूल दस्तावेज अपने पास रख लिए। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर जमीन को अन्यत्र विक्रय करने का प्रयास किया। पीड़िता ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी ईश्वर धुरी और श्याम बर्मन के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ईश्वर धुरी है कुर्मी के ओकर का नाम है खेत ला गिरवी रखे हैं कतका मा 2,45,000। अच्छा वह श्याम बर्मन जनपद थे ना, वह ओकर मेरा मिल के और मोर खेत ला एंट्री करा के और धोखाधड़ी से मोला अनजान में मोल दस्खत करवा ले बेटा। कतका बड़े खेत है? 170 है। 1 एकड़ अब अपन है ना कतका पैसा ला है मैं नहीं जाना ना, मैं आँखी में देखे हूँ। हाँ वो पैसा मल्ला अब अपन मोर से धोखाधड़ी करा के मोरे इसने करे है। अच्छा तो अभी शिकायत करे ला रहे का बोली से? एक ठो जमा करके आए हो। काकर का नाम? कलेक्टर साहब में। का बोली कलेक्टर साहब? अब लिख भर के ली से रख ली से तो हम बस कुछ नहीं बोली। का चाहत माता राम? मैं वो खेत ला अपन मुक्ता हम कावर भी अच्छी मैं अपन खेत ला मोर कौन परवरिश कर ही बेटा कोई नहीं है। कुर्मी के का नाम है जो तो खेत ला वो करे है? वही ईश्वर धुरी। ईश्वर धुरी? हाँ। कौन है वहाँ? वो धुरी जाते। अच्छा
बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत मूड़ी पार टोल प्लाजा के पास स्थित मूछे ढाबा के सामने ट्रक चालकों से अवैध वसूली और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना 9 मई की सुबह करीब 3 बजे की है, जब आशीर्वाद बिल्डकॉन के चालक सनोज कुमार यादव और उनके साथी इंद्रदेव अपने ट्रेलर खड़े कर खाना खाने गए थे। आरोप है कि जब वे गाड़ी ले दोनों ट्रेलर के शीशे भी तोड़ दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ितों की शिकायत और वाहन मालिक नितेश बग्गा को सूचना देने के बाद बिल्हा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये बिल्हा थाना क्षेत्र में मूढ़ी पार के पास एक ढाबा संचालक है जो वहाँ पे वाहन संचालकों से वाहन खड़ा करने के नाम पे वसूली कर रहा था। उसमें मारपीट हुई है, तो उसमें मारपीट एवं वसूली का जो है FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिनों के भीतर नियमित पद के अनुरूप वेतन जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। जस्टिस विभू दत्ता गुरु की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि वर्ष 2023 में कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को 26 अगस्त 2008 से नियमित मानने और सभी लाभ देने के आदेश के बावजूद अब तक इसका पूर्ण पालन नहीं किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय की SLP और पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन में देरी का तर्क दिए जाने पर कोर्ट ने कड़ाई दिखाते हुए आदेश दिया कि विश्वविद्यालय 12 मई तक संबंधित पत्राचार कर्मचारियों को उपलब्ध कराए और कर्मचारी 1 सप्ताह में दस्तावेज जमा करें। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है जिसमें 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर नियमित वेतन देने की बात कही गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून 2026 को होगी, जिसमें अदालत आदेश के अनुपालन की समीक्षा करेगी। बिलासपुर में उर्स त्योहार के दौरान संदल जुलूस में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। पहली घटना पुलिस लाइन के पास हुई, जहां मामूली विवाद के बाद हर्ष खांडे नाम का युवक चाकू लहराकर लोगों को डराने लगा और पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया, जिसे बाद में CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। वहीं दूसरी घटना मगरपारा चौक की है, जहां अब्दुल अजीम खान को संदल टोली के दौरान चाकू के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो संदल जुलूस जो कल निकला हुआ था, उसी में सुबह सुबह का मामला है, जिसमें कि वो जुलूस में भीड़ भाड़ था। उसके बाद फिर
वहाँ पे कुछ युवक हैं जिनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। उसमें से एक युवक जो है जो चाकू लेके दौड़ा रहा था, तो उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, आमसेक के तहत उसे जेल भेजा जा रहा है। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस लाइन जैसी संवेदनशील जगह के पास सरेआम गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 5 से 7 युवक एक युवक को घेर कर बेरहमी से पीट रहे हैं। इस दौरान हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि एक युवक खुलेआम हाथ में चाकू लहराते हुए पीड़ित पर वार करने की कोशिश करता है, जबकि अन्य लड़के लाठी डंडों से उस पर टूट पड़े थे। दिन दहाड़े हुई इस हिंसक वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया और राहगीरों के बीच दहशत फैल गई। हैरानी की बात यह है कि घटना की जानकारी मिलते ही जब सिविल लाइन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पीड़ित को थाने बुलवाया, तो उसने किसी भी प्रकार की कानूनी शिकायत दर्ज कराने या अपना मेडिकल परीक्षण करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया। पीड़ित के इस कदम ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं, लेकिन बीच सड़क पर हथियारों के साथ हुई इस मारपीट ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस पेट्रोलिंग पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आखिर अपराधियों में कानून का डर इतना कम कैसे हो गया। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मजदूर के घर में घुसकर प्राण घातक हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में आयोजित एक हड़ताल के दौरान किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसे सरपंच की समझाइश के बाद शांत करा दिया गया था। लेकिन इसी रंजिश को पालते हुए आरोपी प्रिंस साहू ने राजेश साहू के घर में घुसकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में राजेश साहू को गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रिंस साहू के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी और मारपीट की घटनाओं ने पुलिस के बीट सिस्टम और सुरक्षा दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। हमारे है मोर बेटा राजेश ला क्या हुआ था? अब मैं बात हो रही पहले सरपंच करा और सरपंच नहीं सकता मोर बेटा दुर्बला पे तो मारे आपका बेटा क्या हुआ? हड़ताल में जाते होकर बैठे रहते, अब खाना वाना बना करके खवाते मन संग में। फिर कितना लगा? तो 9 बजे रात के कल मार दी जाके। हाँ आरिस पुलिस है, आरिस लिख के लगी से वहाँ मसूरी अस्पताल भेजे हैं थाना पे ही। तो अभी यहाँ क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर नहीं बोला, लड़का हम रही से दिन भर 2 बजे गई से घर। गंभीर चोट आई से कम मरीज को बहुत चोट लगे है, देह टूट गए कहा थे और माथा तो फूट गए है। हमारे कौन है? वही प्रिंस साहू। कबर मारे? वही सरपंच कर रही थे, गाड़ी रोकवा था मतलब मार खवास करके। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ
आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एसीबी बिलासपुर की टीम ने सक्ती जिले के चंद्रपुर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक SN मिश्रा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्राम बालपुर निवासी शिव प्रसाद बरिठ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ सरस्वती जायसवाल द्वारा दर्ज कराई गई मारपीट की रिपोर्ट में कड़ी कानूनी कार्रवाई से बचाने के एवज में ASI मिश्रा द्वारा 40,000 रुपए की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए पहले ही ले लिए थे और दिनांक 10 मई को जब प्रार्थी शेष 20,000 रुपए देने के लिए आरोपी के बुलावे पर चंद्रपुर स्थित ढाबे में पहुंचा, तब पहले से जाल बिछाकर बैठी ACB की टीम ने रिश्वत की रकम लेते ही आरोपी को रंगे हाथ दबोचा। मुखबिरों से मिली सूचना के अनुसार उक्त अधिकारी के विरुद्ध लगातार रिश्वतखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। बिलासपुर जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ACB की टीम ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी यानी ADM कार्यालय के एक बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला कोटा निवासी देवेंद्र कश्यप से जुड़ा है, जो वहां होटल का संचालन करते हैं। अगस्त 2025 में उनके होटल की जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पेड़ा खुली स्थिति में मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। यह मामला ADM एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के कार्यालय में लंबित था, जहां पदस्थ सहायक ग्रेड 3 बाबू विजय पांडे ने प्रार्थी को डराया कि उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाबू ने इस जुर्माने की राशि को घटाकर 30,000 रुपए करवाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। प्रार्थी देवेंद्र कश्यप रिश्वत देने के बजाय आरोपी को पकड़वाना चाहते थे, जिसकी शिकायत उन्होंने ACB कार्यालय में की। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी ने पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। आज दिनांक 10 मई को जैसे ही आरोपी विजय पांडे ने शेष 15,000 रुपए की दूसरी किश्त लेने के लिए प्रार्थी को कार्यालय बुलाया। ACB की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी रिश्वतखोरी की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसके चलते अब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ACB ने इस सफल ट्रैप के बाद आम जनता से अपील की है कि यदि कोई भी लोक सेवक रिश्वत की मांग करे तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में UKG से 8वीं कक्षा तक प्रवेश के लिए सोमवार को लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। विद्यालय में सीमित सीटों के मुकाबले बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण जिला शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई गई। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय परिसर में मौजूद रहे। अधिकारियों की उपस्थिति में अभिभावकों के बीच से ही लॉटरी निकाली गई और चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी की गई। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई, जिससे अभिभावकों में संतोष देखने को मिला। चयनित विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा में प्रवेश नहीं लेने या किसी अभिभावक द्वारा प्रवेश से इनकार करने की स्थिति में वेटिंग लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में बेहतर शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की सुविधा मिलने के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। इसी वजह से चयन प्रक्रिया के लिए लॉटरी पद्धति अपनाई जा रही है। आज लॉटरी UKG से लेके पूरा क्लास 8 तक के लिए निकाली गई है। हिंदी मीडियम में तो सीट जितनी हैं उससे कम आवेदन आए हैं, पर इंग्लिश मीडियम में सीट से अधिक आवेदन आए हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए सीट निकाली मतलब लॉटरी निकाली जा रही है। इस सत्र UKG संचालित होगा, LKG बंद हो गया। अगले सत्र से UKG भी बंद हो जाएगा। तो UKG में मेरे यहाँ 3 सीट थी, इसलिए उनके 3 सीट के लिए लॉटरी निकाली गई। ये एडमिशन का अवधि क्या है सर? जी, एडमिशन अवधि क्या है जो एडमिशन हो जा रहा है उसके बाद? 3 दिन के लिए 3 दिन है। जैसे आज लॉटरी निकल रही है तो 3 दिन का समय दिया गया है और जो इसके बाद फिर वेटिंग को दिया जाएगा और ये प्रक्रिया चलते रहती है कुछ दिन तक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन में अगर कोई नहीं आया है तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो बाद में भी कुछ दिन बाद आता है, किसी कारणवश उसको मैसेज नहीं मिल पाता है
तो उसका सीट सुरक्षित रहती है। उसको 10 दिन बाद भी आएगा, 15 दिन बाद भी आएगा, तब उसको सीट मिल जाएगी। और यदि वो लगातार जुलाई अगस्त में नहीं आता तो फिर उसकी जगह उस सीट को किसी दूसरे को आवंटित कर दी जाती है। उसके लिए अधिकारियों से हमको अनुमति लेना पड़ता है। लॉटरी की प्रक्रिया बहुत पारदर्शितापूर्ण हुई। सभी पेरेंट्स बैठे थे, उनके समक्ष बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स पब्लिक से उठ करके आकर के चिट निकाले और वही स्लिप का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ 450 के करीब हमको आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से हमको 39 वैकेंट थी हमारे यहाँ सीट। इतने में ही एडमिशन लेना है। इस प्रक्रिया का संपादन के लिए शाला विकास समिति के सभी सदस्य, हमारी सहायक संचालक वर्षा मैडम और सर यहाँ उपस्थित थे। हम सभी के समक्ष बहुत ही पारदर्शिता और नियमों के तहत एडमिशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र से जमीन बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां हेमू नगर निवासी संपला राजशेखरम को शंकर नगर स्थित एक प्लॉट का झांसा देकर ठगा गया। आरोपी मिथिल शर्मा उर्फ मिंटू ने खुद को जमीन कारोबारी बताते हुए और एक अन्य व्यक्ति से किए गए इकरारनामे के आधार पर पीड़ित को 2250 वर्ग फीट जमीन बेचने का सौदा तय किया। इस सौदे के तहत 9 अक्टूबर 2024 को नोटरी के माध्यम से इकरारनामा कर चेक द्वारा 3.5 लाख रुपए बतौर बयाना लिए गए। इसके बाद फरवरी और मार्च 2025 तक किश्तों में कुल 20 लाख रुपए वसूल लिए गए। रकम हासिल करने के बाद जब रजिस्ट्री का समय आया तो आरोपी टाल मटोल करने लगा और अंततः पैसे वापस करने का झूठा आश्वासन देकर अपना मोबाइल बंद कर घर से फरार हो गया। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट और इकरारनामे के दस्तावेज की जांच के बाद धोखाधड़ी की पुष्टि करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तोरवा थाने का मामला है, जिसमें जो आरोपी है मिथिल शर्मा, उसने ज़मीन बेचने के नाम पर प्रार्थी से 20 लाख रुपए ले लिए और न ही पैसे वापस किया, न ही उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। उपरोक्त मामले में थाना तोरवा में धोखाधड़ी का FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही जांच कंप्लीट करके आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।